वहाँ था। आज स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी और अच्छे दिन थे आईटी में, अच्छे दिन थे आज बैंक्स में, जहाँ थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली। लेकिन नंबर्स का इम्पैक्ट था, तो एसबीआई नंबर के बाद टूटा, आदित्य बिरला फैशन नंबर के बाद बहुत बुरी तरह टूटा। बाकी अच्छे नंबर्स का रिएक्शन भी अलग अलग स्टॉक्स पे शुरुआती कारोबार में आता हुआ दिखाई पड़ा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बढ़िया नंबर थे तो उसका एक रिएक्शन वहाँ पर देखने को मिला। कमिंस नंबर वीक थे तो वीक नंबर्स का एक रिएक्शन वहाँ पर देखने को मिला। लाइकवाइज क्योंकि अभी भी बड़े नंबर्स अवेटेड हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो उनको बाजार देखेगा, एमपीसी का आउटकम है उनको देखेगा, और अदरवाइज भी अर्निंग सीजन अभी चलता ही रहेगा तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। नए आईपीओस खुल रहे हैं वो देखेगा, जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे खरीदारी रहेगी। सो पिक एंड चूज़ करने का समय है। थोड़ा थोड़ा अच्छी क्वालिटी के शेयर आपके पास हैं तो आप बने रहो। आपके पास मिड कैप है, प्रॉफिट मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा निकलते रहो। इसी तरह की एक रणनीति रखो। और अदरवाइज मार्केट्स के अंदर एज ऑफ नाउ कोई वीकनेस तो नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन हाँ स्ट्रेंथ की कमी ज़रूर आप कह सकते हो एक बार को देखने को मिल रही है। तो इसको आप ऐसे समझो कि लैक लस्टर को मार्केट हो सकता है, लेकिन हैवी सेल ऑफ ऐसी कोई चीज़ अभी सुनने को एटलीस्ट मार्केट में नहीं मिल रही है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखना। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूंगा और बातचीत करूंगा आज दोनों फेसबुक और यूट्यूब दोनों ही सवालों पे जो आएंगे हमारे पास। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, हाँ ये रहा। ओके, सबसे पहला सवाल है आज, नोवार्टिस फॉर फ्रेश एंट्री। कौशिक सर ये बहुत स्लो मूवर है तो आपका पेशेंस ले लेगा। वैसे तो ये कंपनी में खराबी नहीं है, दो ठीक कंपनी है, मल्टीनेशनल जाइंट कीनिया नाम है, लेकिन बहुत स्लो स्टॉक है ये। मतलब मेरे ख्याल से शायद 10 एक साल या 12 एक साल में तो 300 रुपये से 1000 रुपये 1100 रुपये आया अभी। अगर मैं गलत नहीं तो 2008 में या 9 में कहीं इसका दाम 300 रुपये 350 रुपये होता था और वहाँ से चल के अब जाके पहुँचा ये इन लेवल्स के आसपास 1100-1200 तक गया था रिसेंटली, फिर वापस नीचे आया। तो अगर पेशेंस आप दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस यही इसमें फ्लॉ रहता है कि बहुत धीरे धीरे चलता है। इंस्टेड आपके पास बहुत अच्छे अच्छे नंबर नाम आ रहे हैं फार्मा में, लूपिन जैसी कंपनियाँ हैं, सिंजिन जैसी कंपनियाँ, इवन ग्लैंड फार्मा है, 880 का स्टॉप लेके आप वहाँ पर भी लॉन्ग जा सकते हो। तो ऐसा इनको देख लो पहली प्रेफरेंस। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में आप पहली कोशिश करो उनको लेने की जहाँ पे डिविडेंड पे ऑफ्स थोड़े बेटर हो, क्योंकि नोवार्टिस मेरे ख्याल से लास्ट जो मैंने रीड किया था 10 ही रुपये डिविडेंड देता था, वहाँ से कुछ बदलाव तो हुआ नहीं अभी तक इनकी डिविडेंड पॉलिसी में। तो डिविडेंड पे ऑफ थोड़े बेटर हों, सस्टेनेबल हों एटलीस्ट, कि आपको लॉन्ग टर्म में शेयर ना भी चले तो डिविडेंड मिलता रहे, ऐसा कुछ मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो अच्छे अच्छे नाम हैं, आप उनको तलाश लो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिलेंगे आपको। पतंजलि फूड फ्यूचर आउटलुक, सर पतंजलि में मैं एक मिनट आता हूँ, लेकिन एक नया सवाल अभी आया वो पहले सुन लूँ मैं। वो है जोमेटो इज टर्निंग इनटू प्रॉफिटेबल कंपनी। सिंह सर ये हेडलाइन नंबर बिल्कुल सही है कि आज जोमेटो 2 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में आ गई, लेकिन अगर आप बिटवीन द लाइन पढ़ोगे तो 48 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस था। कल जब किसी ने ये नंबर मुझे बताया था तभी मैंने पूछा था उससे कि 48 करोड़ के ऑपरेटिंग लॉस के सामने 2 करोड़ का प्रॉफिट है, इसका मतलब कोई टैक्स का एडजस्टमेंट होगा तभी आया है। तो जब चेक किया तो 14 करोड़ का एक टैक्स एडजस्टमेंट था जो इनको रिफंड मिला टैक्स का, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबल होते हुए दिखाई पड़ी है। लेकिन अभी भी ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं, मतलब ऑपरेशनल भी घाटा है, ऑपरेशनली घाटा है और एक्चुअल में भी आप घाटा है, तो वो एडजस्ट कर लेंगे अगर आप नंबर्स को तो। लेकिन क्योंकि वो नंबर एडजस्ट नहीं होते तो इसलिए प्रॉफिट ही दिखता है हर हेडलाइन में आपको। एनीवेज, तो आज जोमेटो ने इसीलिए बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट भी किया, बट स्टिल मतलब माय बेट इज़ ऑन कि अभी जुबिलेंट फूड से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मेरे लिए अगर मैं लेना ही चाहूँ, क्योंकि अगर जोमेटो डिलीवरी का काम कर रहा है और इतनी स्ट्रांग डिलीवरी पिकअप हो रही है तो फूड कंजम्पशन मार्केट में तेज़ी होगी, और अगर फूड कंजम्पशन मार्केट में तेज़ी है तो बाकी सारे ब्रांड्स भी तेज़ होंगे। तो उसमें QSR के बाकी जिनकी अलग से डिलीवरी है, मिसाल के तौर पे मैकडोनल्ड्स हुआ, मिसाल के तौर पे डोमिनोज हुआ, इनकी भी डिमांड वैसे ही उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो अगर उनकी डिमांड या 21-19 का अंतर होगा मैक्सिमम, तो उनको ही क्यों ना इन कैश किया जाए, नीचे भी मिल रहे हैं वो, तो इसमें जाना ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा आपको। 1 रुपये की फेस वैल्यू है शायद जोमेटो की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और 2 करोड़ का प्रॉफिट है जिसको आप आज बोल रहे हो। मैं चलिए मान लेता हूँ कि कंपनी 2 से 4 करोड़ प्रॉफिट कमा लेगी अगले क्वार्टर में, और उसके बाद वो 4 से 8 हो जाएगा, और उसके बाद वो 8 से 16 हो जाएगा। तो 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30, पूरे साल में अगर इस तरह से भी ग्रो करता है तो भी 30 करोड़ का प्रॉफिट होगा। 30 करोड़ की प्रॉफिट के सामने 70,000 करोड़ की मार्केट कैप खड़ी हुई है। अगर आपको वो भी जस्टिफाइबल लगता है तो आप ज़रूर एंटर कर सकते हो। मतलब बेसिक लॉजिक मेरा ये कहता है, मेरी समझ ये कहती है। बाकी हाँ, फियास्को है या फियास्को से नेगेटिव ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा हर चीज़ अच्छी सी लगने लगे ना,
तो वैसे भी मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। तो देयर इज़ नो परफेक्ट वर्ल्ड, एज आई टोल्ड यू पहले भी, तो ध्यान रखना उस चीज़ का। आज बहुत अच्छी तेज़ी है कि फंड्स के पास नीचे के लेवल पे बाइंग है, तो इसलिए भी न्यूज़ फ्लोज काफ़ी तेज़ हैं। ज़रा ध्यान रखिएगा, और अगर आपके पास है तो आप बने रहो, बट कॉशियस स्टांस रखना एटलीस्ट नंबर के ऊपर। अब लौटते हैं पतंजलि के ऊपर। पतंजलि केस में एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये GQG की इन्वेस्टमेंट से तो ऊपर है और एक ओवरहैंग निकल चुका है। अदानी विल्मर के नंबर कमज़ोर थे, अगर इनके नंबर भी कमज़ोर आए तो शायद थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिले, या इसके नंबर आए, मैंने रियलाइज़ नहीं किया अब तक इसके नंबर आए भी हैं तो भी, बट मेरे ख्याल से शायद नहीं आए हैं। लेकिन अगर नंबर कमज़ोर आए तो थोड़ा इशू रह सकता है। सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर वुड बी गुड फॉर देम। तो क्योंकि नया हाई 1400 रुपये के आसपास, बहुत दूर वहाँ से है नहीं, तो लॉस तो आपको शायद ही हो इसमें। बने रहो, ज़्यादा बेटर है। और जो GQG की बाइंग का लेवल है 1160 नहीं, हाँ 1160 नहीं, 1060 के आसपास, वो एक स्टॉप लॉस के तौर पे आप फॉलो कर सकते हो इसमें। लॉन्ग टर्म में 880 का स्टॉप लॉस इज द बेस्ट स्टॉप लॉस। ओके, अब कुछ सवाल ले लेते हैं जो यूट्यूब के ज़रिए भी आए हैं। पहला, SBI शुड वी सेल? तनिष सर, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बेचने की ज़रूरत नहीं है, बने रहो आराम से। नंबर अभी आए हैं, नंबर के बाद कट आएंगे। अभी पहला कट तो PL का मैं देख रहा था, फर्स्ट कट आता है शाम को, एनालिस्ट रिपोर्ट आएंगी, एनालिस्ट मीट होंगी उसके बाद। सो अभी तो इट्स टू अर्ली टू से, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आने दीजिए मंडे को, फिर कोई कॉल लेंगे। लेकिन अभी के लिए तो आप मत बेचो इसको, वन। और वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक है PSU में, तो आप होल्ड कर सकते हो। 630 के ऊपर तेज़ी आएगी, और इट्स आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। सो आप आराम से बैठो, इट्स अ क्वालिटी बैंक टू ओन अदरवाइज। और रही बात ABFRL की, तो इसमें उम्मीद भी थी यार नंबर के ऊपर बात होगी। तो शंकर सर देखो, ABFRL के नंबर है कमज़ोर, दो इतने कमज़ोर नहीं है जितना बाजार ने रिएक्ट किया है। Q-on-Q बेसिस पे नंबर बेटर है, YoY बेसिस पे नंबर कमज़ोर है। Q-on-Q बेसिस पे घाटा कम होकर आया, ऑपरेशनली भी और अदरवाइज भी। लेकिन YoY बेसिस पे नंबर कमज़ोर है। मधुरा फैशन के नंबर, जो इनकी बड़ी आम है, जहाँ से मेजर रेवेन्यू आता है, उसका EBITDA घाटा भी कम हुआ है Q-on-Q बेसिस पर। YoY बेसिस पर वो ख़राब ही है। लेकिन ऑब्वियस अदर नया एक्विजिशन है TCNS का, तो उसका इम्पैक्ट था। तो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़कर आई है इस क्वार्टर के अंदर, डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़कर आई है इस क्वार्टर के अंदर, जो कि नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी हो रही है। 190 आपके लिए एक डेड एंड स्टॉप लॉस होगा, जिसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज 215 था, एक टूटा है वो। 190 का एक स्टॉप लॉस, या मैक्सिमम 185 का एक स्टॉप लॉस लेके आप बने रहो। वो चला गया तो ये और प्रेशर में जा सकता है। लेकिन ये प्री पोजीशनिंग भी थी, 2007 से ये बाजार में बस था कि नंबर अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे, और उस पर एक खींचा था। तो थोड़ी प्री पोजीशनिंग भी आज हल्की हुई है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन 190 का स्टॉप लॉस आपके लिए क्रूशियल रहेगा, 190 185 का स्टॉप लॉस। वेदांत फैशन एंड फाइन ऑर्गेनिक्स फॉर लॉन्ग टर्म, वैसे सर दोनों ही मुझे ठीक लग रहे हैं। आप दोनों में पोजीशन सेंटर कर सकते हो। इवन वेदांत फैशन के नंबर ये क्वार्टर के थोड़े से वीक थे Q-on-Q बेसिस पर, लेकिन उनकी कॉन कॉल मैंने खुद सुनी थी, और उन्होंने बात मेंशन भी की है कि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर वुड बी गुड, क्योंकि वो उनका पीक सीज़न होता है जब त्यौहार आते हैं और बाकी नंबर्स आते हैं। तो आप उसको आधार मान के ज़रूर एंटर कर सकते हो। एंड रही बात फाइन ऑर्गेनिक्स के केस में भी, तो 3900 मेरे ख्याल से इसके लिए एक बढ़िया स्टॉप लॉस है, उसको आप मेंटेन करके इसमें एंटर कर सकते हो। वाह बात अलग है, बहुत नीचे का स्टॉप लॉस लगेगा आपको, लेकिन सबसे क्रूशियल स्टॉप लॉस वही है। बहुत समय से उसी रेंज के अंदर है, 4042 की रेंज में, और ठीक नंबर थे इस क्वार्टर में, ऐसा कोई ख़राबी नहीं है। तो दोनों में आप आराम से बने रह सकते हो। ओके, इसके अलावा थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट इनपुट्स। आई हैव हैंडेड वेदांता शेयर विद जीरो इन्वेस्टमेंट ड्यू टू डिविडेंड। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट, शुड आई होल्ड और एग्जिट? जोएल सर देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि पहले हिंदुस्तान जिंक के पास बहुत कैश था, वो हिंदुस्तान जिंक का कैश गया वेदांता को, जो कि उनकी प्रमोटर थी। वेदांता ने वो कैश को डिप्लॉय करके अपने प्रमोटर के पास लिया, जो कि PLC था, वेदांता PLC, क्योंकि पहले वो एक बार डिसइन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई कर चुके हैं, मतलब डीलिस्टिंग के लिए, माफ़ कीजिएगा। वो डीलिस्टिंग LIC ने फेल कर दी थी, ये बोल के कि वो नहीं अपने शेयर टेंडर करेंगे, और क्योंकि LIC के बिना ये हो नहीं सकता था पॉसिबल। 92% होल्डिंग चाहिए, जो कि वेदांता सोर्स नहीं कर पाती, तो उनको डीलिस्टिंग कैंसिल करनी पड़ी। फिर उन्होंने इसका दूसरा तरीका निकाला कि प्रमोटर पास कैश कैसे पहुँचे, तो प्रमोटर के पास कैश पहुंचा डिविडेंड के थ्रू, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड ले लेके। हिंदुस्तान जिंक एक डिविडेंड जनरेटिंग मशीन है, कैश जनरेटिंग मशीन है, तो कैश आगे भी जनरेट करेगी जैसी साइकिल उसके फेवर में आएगी। लेकिन तब तक के लिए उसके पास कैश अभी नहीं है, और वो वेदांता पूरा कैश डिप्लॉय करवा चुका है।
वेदांता ने सारा कैश अपने प्रमोटर को दिया, जिसमें एक्सीडेंटली निवेशकों को भी बहुत पैसा मिला, बिकॉज जब डिविडेंड जाएगा तो सबसे ज़्यादा प्रमोटर के पास जाएगा, बाकी आम जनता पे जाएगा तो उनके पास भी आया। अब डिविडेंड का पे ऑफ जो स्टोरी है वो खत्म हो चुका है, तो इसलिए आप लोगों की कॉस्ट ऑलमोस्ट निल है। अब प्रमोटर के पास दूसरा तरीका बचता है कि वो स्टेक ऑफलोड करे, जो कि स्टेक ऑफलोड उन्होंने किया। तो कल फिच की जो रिपोर्ट है उन्होंने ये बात फिर से मेंशन करी कि एक बड़े ब्लॉक के बाद और बड़े ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। 16 करोड़ शेयरों का बाजार में ब्लॉक हुआ है। एक तर्क ये भी कह रहा है कि कुछ ने तो खरीदा ही होगा, लेकिन जिसने भी खरीदा है वो सारे के सारे एक ही फंड ने खरीदा है, तो उनको इसको अंडरराइट करना ही था, इसलिए खरीदा है। तो ये साफ मेंशन करता है कि आगे और फंड्स की तरफ से डिमांड भी नहीं आ रही है, तो सिचुएशन तो इनके लिए है वीक। बट क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट फ्री की है तो आप बने रहो, कुछ खोने के लिए तो है नहीं, आराम से बने रहने में कोई बुराई नहीं है, बैठे रहो। 150 रुपये पर शेयर मिल रहा है तो भी बुराई तो है नहीं। लेकिन अदरवाइज नए एंट्री के लिए थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है, नीचे के लेवल पे ही आप कॉल लीजिएगा। और कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं, तो बड़े डिविडेंड की उम्मीदें जो पहले आप लगा कर चल रहे थे वो अब एटलीस्ट मत लगाइए, क्योंकि ये डिविडेंड अब मिलने की ज़्यादा गुंजाइश अभी नहीं है, जब तक हिंदुस्तान जिंक दोबारा बढ़िया कैश जनरेट ना कर ले। वापस लौटते हैं अपने अब फेसबुक के सवालों को लेकर। ओके, केपीआईटी टेक को कैसे खरीदें? कीप गोइंग अप एंड इज बीइंग प्लेड वेल बाय सम ब्रोकरेज हाउसेज, गिविंग लो टारगेट बट गोज अप। तो अनिल जी, केपीआईटी के अलावा क्या दुनिया में कुछ और स्टॉक नहीं बचेगा जिनको आपको लेना है? ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ बनाता है दुनिया में कोई और नहीं बना सकता, या ऐसा तो है नहीं कोई और ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर ये आप नहीं लोगे तो आपका पोर्टफोलियो में कोई पूरा नहीं होगा। सो मल्टीपल टाइम्स ऐसा बहुत बार होता है कि एक स्टॉक जब टाटा एलेक्सी 5,000 से चलना शुरू हुआ था, 10,000 तक गया था, तो किसी के हाथ नहीं आया था, या TTML फॉर द सेक। तो उस सिचुएशन में आप अगर उसको छोड़ भी दोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। थोड़ा रिग्रेट होता है कि हाँ ठीक है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चली गई, बट साइमल्टेनियसली आप दूसरी अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हो। आपने केपीआईटी ढूंढा तो ऐसे दूसरा कोई कंपनी भी ढूंढ सकते हो। इसको मिस कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे लेना ही लेना है, मस्ट हैव है, तो फिर ले लीजिए स्टॉप लॉस डाल के। स्टॉप लॉस ट्रिगर तो फिर समझ लिए कि आपको नहीं मिलना था। लेकिन अदरवाइज लॉजिक तो यही कहता है कि भागता हुआ नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी पूरी होती है। और जितनी बड़ी तेज़ी दिखा रहा है आज नहीं तो कल, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो अपने बुरे दिन नहीं देखता। सो बजाज फाइनेंस इज़ वन ऑफ देम, जिसने शायद ही देखे हो ऐसे दिन, मतलब कंसिस्टेंटली इस तरह का रिटर्न देने वाला इकलौता स्टॉक मैंने अब तक देखा है, या कुछ ही एक दो स्टॉक होते हैं उनमें से एक है। लेकिन यूजुअली 99% स्टॉक अपना टाइम, अब टाटा एलेक्सी वहीं बैठ गया, TTML वहीं बैठ गया आके, जिससे एक तरफा तेज़ी दिखाई थी। फोर्स मोटर इवन एक समय पर 4400 होता था, टूट के आ गया, 600 रुपये भी दिखा दिया उसने। सो ये सिचुएशंस आती हैं सबके साथ, थोड़े दिन बाद केपीआईटी में भी आ जाएगी, तब ले लिएगा, कहाँ जा रहा है। फंडामेंटल तब भी सेम ही रहेंगे, बस वो बात अलग है, सेंटिमेंट उसके फेवर में नहीं होंगे, तब आपको शायद भाव ऐसा ना लगे कि आपको लेने लायक लग रहा है। तो भाव देख के आप मत एंटर करो, फंडा देख के एंटर करो, ताकि बेटर सिचुएशन आपको मिले गोइंग फॉरवर्ड। ओके, I have questioned more than 30,000 SBI branches all over India, including rural. But if you compare to HDFC Bank, there are 7 announced good results. सर, तो ब्रांचेस का SBI का और रिजल्ट्स का बहुत कुछ अंतर होता है। आई थिंक आप ये चीज़ से कंफ्यूज कर रहे हो कि एक BSNL का नेटवर्क सबसे बड़ा होगा आई गेस, लेकिन वो रिज़ल्ट एयरटेल और जियो के आसपास भी नहीं देता। इससे कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता कंपैरेटिवली, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, लेकिन मार्जिन वैसे हैं कि नहीं उस पर भी तो डिपेंड करता है ना। अब PSU बैंक्स थिन मार्जिन पे काम करते हैं, बिकॉज उनको प्रॉफिट रीजनेबल लेना होता है। प्राइवेट बैंक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो वन प्लस सर्विसेज का डिफरेंशिएशन, प्लस कार्यशैली का डिफरेंशिएशन, आप खुद भी जानते हो SBI कार्यशैली और HDFC बैंक की कार्यशैली में कोई मैच नहीं है। तो प्लस उनके क्लाइंटल, वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में ज़्यादा डील करते हैं, SBI का रिटेल क्लाइंट बहुत है, प्लस ये सैलरीड अकाउंट बहुत होते हैं। किसी फाइन डे एक फ़ोन आएगा, मतलब किसी फाइन डे किसी गवर्नमेंट की तरफ से अगर लोन वेवर आ गया तो वैसे ही सारी सरकारी बैंकों पे लोन वेवर हो जाता है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है, इन दोनों का कंपैरिजन नहीं है। आप कंपेयर करना चाहते हो SBI का तो PNB BOB से करो, HDFC बैंक का ICICI एक्सिस कोटक से करो, लेकिन आपस में SBI और HDFC बैंक का कंपैरिजन मेरे ख्याल से पूरी तरह से लॉजिकल है नहीं। दो नंबर इतने ख़राब भी नहीं है जितने आप बता रहे हो या समझ रहे हो, लेकिन ठीक है, Q-on-Q बेसिस पे थोड़ी बहुत एसेट क्वालिटी में इशू आया है, बट मैनेजेबल है, तो ऐसा कोई पैनिक स्टेट नहीं है SBI के अंदर वैसे भी। चलिए, अब एक और नहीं, इतने सवालों शामिल कर पाऊंगा, समय ख़त्म हो गया। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को।
@सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल्स सारे। और आप किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।